जय हिंद मेरे साथियों। मैं नितिन कात्यानी मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी बनने वाले दरोगाओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरी प्रहार, अंतिम प्रहार एग्जाम से पहले इस वीडियो को मान सकते हैं मैथ्स की। कल आप लोगों का एग्जाम है। सबसे पहले उसके लिए आपको सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से जाए। अच्छी कामना कीजिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा और अच्छी कोशिश कीजिएगा, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है। अगर कोई आपके साथ रिजल्ट में दिक्कत हो भी जाए तो अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। आगे बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आपको मिलेंगी जिसमें आप और भी अच्छी रैंक ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप परेशान हो जाए या कोई दिक्कत में आ जाए या कोई आप डिमोटिवेट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, आपकी तैयारी को लगातार रखना है। ठीक है। तो बहुत बहुत आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। कल का एग्जाम है। आज की इस वीडियो को जाते जाते एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी चीजें इसमें मिल जाएंगी। हम ऑलरेडी सेट नंबर 3 के 140 तक के सवाल कर चुके हैं। सवाल नंबर 141 है। जो सवाल देखेंगे तो आप ये सवाल को देखेंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल है। इस सवाल में कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी बच्चे को पता होता है 10% घटना फिर 10% बढ़ना, मतलब 1% फाइनली घट जाना। अच्छा, 1% फाइनली घट जाना जो 100 के बराबर है। जो संख्या है वो 100 कम हो जाती है तो वो संख्या क्या होगी, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए तो वो 100 के आगे 2 जीरो और यानी कि 10,000 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं सीखेंगे क्योंकि ये हो सकता है हर बच्चे के समझ में ना आया। आपको एक चीज समझना है, कोई वैल्यू 10% घटती है तो 10% घटने का मतलब 10 से 9 हो जाना, और कोई वैल्यू 10% बढ़ती है तो मतलब 10 से 11 हो जाना। तो जब मैं फाइनली चेक करता हूं तो हम ये कह सकते हैं जो वैल्यू 100 है वो गुणा करके देख लें तो 99 हो जाती है, मतलब 1 यूनिट। और 1 यूनिट यहाँ कितने के बराबर है बच्चे? 100 के। जब 1 यूनिट 100 के बराबर है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? तो फिर से 100 का मल्टीप्लाई, इसका रिजल्ट होगा 10,000। आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। बेटा ये एक सवाल है जो बच्चों ने टेस्ट लगाया, तो टेस्ट में इसमें डाउट मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा जो डाउट आए वो इसी सवाल को लेकर आए कि बच्चा इसका आंसर एक बार में निकाल ही नहीं पा रहा है। तो कह सकते हैं ये सवाल देखने में छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाला काम कर रहा है। देखते हैं सवाल क्या है। मैंने भी नहीं किया पर एक बार ट्राई करते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5.6 मल्टीप्लाई बाय 0.36 प्लस 0.42 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 2.1। मैं समझ सकता हूँ इसमें बच्चों को पता है क्या दिक्कत आ रही होगी, इसमें शायद पॉइंट्स का कैलकुलेशन का गड़बड़ हो रहा होगा, उससे बार बार गड़बड़ हो रही होगी कैलकुलेशन में। तो बेटा कैलकुलेशन समझो, मल्टीप्लाई में है 2 डिजिट यहाँ पॉइंट के बाद है, 1 डिजिट यहाँ है। जब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनेगी। 2 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनेगी। बिल्कुल बेसिक सी बात है। नीचे देखेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक है और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक है, तो नीचे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट बनेगी। तो नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 2 से 200 पॉइंट कट जाएंगे। एक फालतू बचेगा ऊपर, और जब एक पॉइंट ऊपर फालतू बचेगा तो नीचे जीरो लगा दीजिए, पॉइंट सारे खत्म हो जाएंगे। बस आपको इतना काम करना है। आपका सवाल बनेगा 56 इंटू 36 और इसके बाद आपका प्लस 42 इंटू 32 और डिवाइडेड बाय 8 इंटू 21। यहां एक जीरो लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी भाई? पॉइंट के बाद ऊपर 3 डिजिट थी और पॉइंट के बाद नीचे 2 डिजिट थी, तो 2 डिजिट कट गई। एक डिजिट बचाने के लिए मैंने नीचे एक जीरो लगा दिया। इतना समझ गए? अब इस सवाल को कर लेते हैं। एक चीज और सीखो, ऐसे सवालों में जनरली हम कॉमन डेटा देखें तो निकल नहीं पाता है। अब ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 यहाँ पे निकाल सकते हैं, पर यहाँ से नहीं निकलेगा। तो हम 2 कॉमन वैल्यू भी ले सकते हैं। कैसे? मैंने ऊपर से 7 भी कॉमन लिया और 2 भी कॉमन लिया। 7 से इसे काट दिया तो 8 हो गया, और 2 से इसे काट दिया तो ये 16 हो गया। 2 से इसे काट दिया तो कितना हो जाएगा? 16। 7 से ये काट दिया 8 बार और 2 से काट दिया, नहीं 16 क्यों हो जाएगा भाई? 36 को काटेंगे तो 18 होगा ना। तो ये कितनी बार हो गया? 18 प्लस में। फिर 7 से इसे काट दिया तो 6 बार, और 2 से इसे काट दिया तो ये 16 बार आया। अब इसके बाद नीचे ये हो गया आपका 8 इंटू 210। बोलो समझ में ये बात सर सभी के? बिल्कुल आई होगी। अच्छा, 8 इंटू 18 करते हैं तो कितना होता है? 144। 6 इंटू 16 करते हैं तो कितना होता है? 96। दोनों वैल्यू को जोड़ दें, 144 प्लस 96, 4 इधर गया तो 100 प्लस 140 240। सवाल है आपके पास 7 इंटू 2 इंटू 240। नीचे आ जाए 8 इंटू 210, ये सवाल है। जीरो से जीरो ये खत्म ही हो गया। 7 से ये कट गया 3 बार, 8 से ये भी कट गया 3 बार, तो 3 से 3 खत्म हो गया। बस आपके पास 2 बचा, मतलब इसका आंसर 2 होना चाहिए। है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बस इतना सही सवाल था। मेरी बात क्लियर हो गई? आपको समझ में आ गई होगी। इसे आप लिख के रख लीजिए, संभाल के रखिए। ठीक है।
अच्छा सवाल है, देखने में आसान लगता है पर आसानी से सॉल्व कई बार हो नहीं पाता है। हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल किस चीज का सवाल है बेटा? अगला सवाल टाइम एंड वर्क का सवाल मुझे देखने में लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। और एमडीएच वाले फॉर्मूले से हम लोग इस सवालों को निकाल लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी परेशानी आप लोगों को नहीं आती होगी अगर आप मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, तो इस सवाल को देखो कितना आसान है। m इंटू डी करके लगा देंगे। ठीक है भाई, m इंटू डी 7 आदमी 12 दिनों में 1 यूनिट काम करते हैं तो 8 दिनों में 2 गुना काम पूरा करने के लिए कितने आदमियों की और आवश्यकता होगी? 2 से ये कट गया 4 बार, 4 से ये कट गया 3 बार, मतलब मुझे टोटल 7 गुणा 3 21 आदमियों की जरूरत होगी। पर 7 आदमी हमारे पास पहले से थे तो कितने आदमी और चाहिए? 14 आदमियों की जरूरत और होगी। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? तो ये आपको रूल लिखकर रखना है बेटा, m इंटू डी अपॉन डब्ल्यू। क्या लिखना है? m इंटू डी अपॉन में डब्ल्यू बराबर m इंटू डी अपॉन में डब्ल्यू। m का मतलब मैन, d का मतलब डे और w का मतलब वर्क होता है। इन डेटा को रख के हम इस सवाल को कर सकते हैं। आंसर आएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला सवाल क्या है वो भी आप लोग करना है। अगला सवाल ये है, कैलकुलेशन का बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। बस कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी और इस सवाल की कैलकुलेशन को कितने जल्दी रीड करके समझ पाते हैं, बस ये सवाल है। रमेश ने 20 कुर्सियां 1000 रुपए में खरीदी हैं। हम सीपी लिख लेते हैं 1000 रुपए, सीपी है इसका 1000 रुपए। उसकी मरम्मत कराई और उसने 500 रुपए चेयर के हिसाब से सारी कुर्सियों को बेच दिया। तो बेटा 20 कुर्सी 500 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो वो हो गई 10,000 रुपए की। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, है ना? ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। बात समझ में आ गई? उसे हर कुर्सी पे 100 रुपए का लाभ हुआ। मतलब सेलिंग प्राइस में से देखो 20 कुर्सी हैं, 100 रुपए का लाभ हुआ, तो जो लाभ हुआ उससे कितने का हुआ? 2000 का। तो अगर मैं इसमें से 2000 रुपए कटा दूं, 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब जो इसकी कॉस्ट आई वो कितने की आई? 8000 रुपए की। भाई ये सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे भाई, ये प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाते हैं तो क्या निकल के आती है? कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी आ गई? 8000। लेकिन कॉस्ट थी कितनी हमारे पास? 1000। तो ये 7 रुपए एक्स्ट्रा क्या हुए? 7000 रुपए खर्च हो गए इसके मरम्मत में। मतलब और यही हमसे पूछा गया है कि मरम्मत पे कितना पैसा खर्च किया। समझ में आ गया या नहीं आया? 1000 रुपए का सामान खरीदा और 8000 रुपए की कॉस्ट आ रही है, तो 7000 रुपए उसकी रिपेयरिंग में लगाए गए। ठीक है, 8000 कॉस्ट कैसे आ रही है? 10,000 में सामान बेच के 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट कितनी आएगी? 8000 रुपए। ठीक है, 7000 इसका आंसर 7000 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी है और जो सही है। सवाल नंबर 144 हमने किया। सवाल नंबर 145 देखिए, एवरेज का एक रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। और बेटा रख लीजिए, ये सवाल हो सकता है आप लोगों को फिर से एग्जाम में मिल जाए। बड़ा आसान सा सवाल कहने को हो सकता है, मुश्किल नहीं है, पर ऐसे सवाल मिल जाते हैं। मुश्किल भी नहीं है तो आसान भी नहीं है सवाल। ठीक है, एवरेज सवाल है। 8 संख्या है, उनका एवरेज 87 है। 8 संख्या है, उनका एवरेज 87 है। ऐसे सवालों में मैं हमेशा लिख कर रखता हूं कि जो ओल्ड एवरेज है वो 87 है। इसके बाद अगर सवाल को पढ़ा जाए और दोबारा से देखा जाए तो वैल्यू 98 से 138, 98 से 138 मतलब 40, मतलब कितना प्लस हुई? 40। मैं लिख ले रहा हूं, इसमें जो डेटा प्लस हुआ वो 40 हुआ। फिर 108 से बदल के 132, 108 से 132 का मतलब 24 प्लस, मतलब जो टोटल प्लस हुआ है 64 प्लस हुआ है। और बेटा जो टोटल प्लस होता है या जो टोटल माइनस होता है एवरेज के सवालों में, वो सभी में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो जो ये 64 है ये 8 की 8 संख्याओं में फिर से बढ़ गया होगा, तो जो एवरेज है वो पहले से 8 बढ़ गया होगा। जो एवरेज 87 था, 87 में 8 जोड़ दो 95 हो गया होगा। ये है इसकी सबसे निंजा और बेहतरीन टेक्निक। ऑप्शन नंबर बी 95 इज करेक्ट। 95 इज करेक्ट आंसर। आज के 5 सवाल हमने बड़ी फुर्ती के साथ स्पीड के साथ खत्म किए हैं। और छठे सवाल पे हम लोग आ गए हैं शायद बहुत जल्दी, है ना? समझाने के साथ साथ हम लोगों ने आपको बेसिक भी बताया है और सवालों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया है। ठीक है, देखिए इस सवाल को देखते ही बच्चे की ना चीखें निकल रही हैं, परेशान हो रहा है, सर कैसे करूं, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन देती है, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है क्लास में। देखो यहाँ पे देखो आप, सर प्राइस 32% बढ़ा दिया है और जो जो यहाँ पर खर्चा है ना वो 11% बढ़ा दिया है सर।
ना तो 11% की मेरे को वैल्यू पता है ना 32% की। और तो मेरे मालिक, अरे मेरे बच्चों, आपको क्यों नहीं समझाया? मैंने कितनी बार समझाया, जब इस तरीके की वैल्यूज आती हैं दिए गए ऑप्शन को देखते हुए अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्यों आप मेहनत करो? अच्छा बच्चा क्या कर रहा है, 32%, चीनी की वैल्यू 32% बढ़ गई, 32% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया। भाई फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 4 से काट दिया, 8/25 आ गई, तो कीमत को 25 रुपए से 33 रुपए कर दिया। अच्छा ये तो हो गई आपका प्राइस। फिर इसने जो अपना खर्चा था, वो 11%, अब 11% का मतलब 100 रुपए से 111 रुपए कर दिया। अच्छा जो क्वांटिटी है बेटा, क्वांटिटी रही होगी जो आपका खर्चा है बटे प्राइस, और फिर यहाँ पे 111/33, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अबे क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ तो सीखो, अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करो। देखो 32% को लगभग 33% मान लो, और 33% का मतलब 1/3 मान लो, तो मैं ये कह सकता हूँ जो प्राइस है ना वो 3 रुपए से 4 रुपए हो गया। अच्छा 11 सही 1/9 आपको पता होगा कितना होता है? 1/9 होता है फ्रैक्शन में। 11 के आसपास का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, दोनों के आसपास का। भाई 32 के आसपास का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? अप्रोक्स में 32% का वैल्यू क्या होता है? 1/3। 11% की बात करें तो अप्रोक्स में कितना होता है? 1/9। तो प्राइस तो मान लो 3 से 4 हो गया, और जो खर्चा है वो 9 से 10 हो गया बस। अब बताओ क्वांटिटी। भाई 9 रुपए का खर्चा, 3 रुपए का प्राइस, क्वांटिटी कितनी हो गई? 3। अब दूसरी क्वांटिटी बताओ, 10 रुपए का खर्चा, 4 रुपए का प्राइस, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 2.5 हो गई ना। तो 3 से 2.5 हो गई, 0.5 घट गई। कितने में से घट गई? 3 में से घट गई। कितने परसेंट घट गई? 5 से काटोगे बेटा 1/6 होता है। 1/6 लगभग 16.6% होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाना था बिना सोचे समझे। ठीक है, तो खाली ऐसा नहीं है बेटा रट्टू तोता की जगह पढ़े चले जा रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। आप चीजों का इस्तेमाल करो। आप लोगों को टीचर एक तीर चलाने के लिए देते हैं, पर वो तीर लगेगा कब, चलेगा कब, ये आप ही समझेंगे। लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। इसी तरीके की क्लासेस भी अगर आपको चाहिए, इसी तरीके की टेक्निक्स भी आपको चाहिए, तो मैथ्स गुरु एकेडमी गाजियाबाद आरडीसी में आप मिल लीजिए, आप संपर्क कीजिए, मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिए, आपसे बात करेंगे, आपको नया एडमिशन देंगे, नया बैच देंगे। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल नंबर 146, बेहतरीन सवाल, लेकिन उससे भी बेहतरीन था सॉल्यूशन। बिल्कुल हमने सवाल को भाई ऐसे 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 करके दबाया, खत्म कर दिया सवाल, है ना। देखो 147, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 पत्तों के एक पैक में से एक पत्ता निकाला गया। इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो पत्ता 10 का होगा या फिर हुकुम का? पत्ते खेले हो, कभी सीखा है? थोड़ा बहुत ज्ञान रखो, पेपर में आएगा प्रायिकता के सवाल, पत्ते वाले सवाल, डाइस वाले सवाल, बॉल वाले सवाल, ये सारे सवाल आते हैं, और मैंने सारे सवाल कराए हैं। आप सारी वीडियो यूपीएसआई की एक बार खंगाल लो, देख लो एक बार, सवाल समझो। अब मैं सबसे पहले समझू, जब 10 के पत्ते की बात की जाती है तो बेटा 10 के कुल मिला के 4 पत्ते होते हैं ना। हुकुम का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, पान का पत्ता और ईट का पत्ता। हर पत्ते में एक पत्ता होता है 10 का, और टोटल होते हैं 52। मैं आपको समझा दूं बेटा, 13-13 पत्ते होते हैं 4 चीजों के, 13-13 पत्ते। ठीक है, तो सभी में एक एक पत्ता तो 10 का होगा। अब ये मान लो ये हुकुम है, ये चिड़ी है, ये ईट है, और ये पान है। 4 टाइप के पत्ते होते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब हुकुम के कितने पत्ते होंगे टोटल? आप कहोगे 13। और इन अगर मैं 10 के पत्तों की बात करूं तो कितने होंगे? एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें, 4। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? 10 के तो कितने पत्ते होते हैं बेटा? 4 पत्ते। 10 के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते। और हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? तो आप कहोगे सर 13 पत्ते होंगे या नहीं? पर एक बात याद रखिए, टोटल 17 नहीं बनेंगे, 17 में से एक माइनस भी होगा। क्यों होगा समझो। जब हम हुकुम के 13 पत्ते लेंगे तो उसमें एक पत्ता 10 का भी तो होगा। अरे एक पत्ता 10 का भी तो होगा, तो 10 हमने यहां ले लिया। जब यहां ले लिया तो यहां मत लो, तो यहां 4 लो, तो यहां 12 लो। तो ठीक है, 17 में से एक घटाओ, कितने आएंगे? 16। तो जो हमारे को आउटपुट चाहिए वो तो चाहिए 16, और जो टोटल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। तो इसे काटो, 4 से गया 4 बार, 4 से काटेंगे 13 बार, 4/13। ऑप्शन नंबर ए ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है, इस चीज में ही गलती होगी बस बच्चों से। थोड़ा सा इसका ज्ञान रखिए, थोड़ी सी नॉलेज रखिए। प्रायिकता निकालने के लिए ऊपर लेते हैं हम डिजायर आउटकम, और नीचे रखते हैं टोटल आउटकम। जो हमें चाहिए वो ऊपर रखेंगे, जो टोटल होता है वो नीचे रखेंगे। इस तरीके से हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। ठीक, लिख लेंगे 4/13, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, अभिमन्यु और वर्धमान की आय का अनुपात 7:11 है, और उनके खर्चों का अनुपात 4:7 है।
यदि अभिमन्यु अपनी आय का 20% बचाता है और वर्धमान अपनी आय का लगभग कितने प्रतिशत बचाता है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। मैं इसे किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसकी बातें बता सकता हूँ मेरे प्यारे भाई, ठीक है। पर मैं आपको एग्जाम से पहले गलत चीजों में, या इस गलत तो नहीं, सही चीजों में है, लेकिन उलझाना नहीं चाहता कि मैं आपको कोई नया मेथड बता दूं और आप उलझ जाओ। अब ये मान के चलो, दोनों की बात को समझो। इसकी इनकम 7x है तो इसकी इनकम 11x है। अगर इसका खर्चा 4y है तो इसका खर्चा 7y है। ऊपर इनकम है और नीचे खर्चा है, बात समझ गए। और मेरे को हमेशा पता है इनकम में से जब खर्चा घटाते हैं 7 माइनस आप 4y करोगे तो इसकी सेविंग आ जाएगी। इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर सेविंग, और जो इसकी सेविंग है मतलब जो आएगा इनकम, जो बचत है वो 20% है किसका, इनकम का, यानी कि 7x का 1/5 है। 7x का इनकम का 1/5, 5 की गुना जैसे इधर करोगे तो ये हो जाएगा 35x, माइनस में हो जाएगा 4y, 5 और 20 कितना हो जाएगा 20y, बराबर रह जाएगा 7x। 7x इधर लाओगे तो कितना हो गया 28x, और बराबर में कितना आ गया 20y। तो x की वैल्यू 20 आ गई और ये 28 आ गया। x अपॉन y की वैल्यू की बात करें तो 20/28, 4 से कट गया 5 और ये हो गया 7। बात समझ गए। तो जो इनकम है उसमें तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो, x की जगह कितना रख दो 5 और y की जगह कितना रख दो 7, बस इतना करो। x की जगह कितना रख दो 5 और y की जगह कितना रख दो 7। सबके समझ में आ गया। इस चीज को लिखने के बाद तो बस अब इस काम को कर दो। x की जगह कितना रखना था 5, तो इसमें इंटू 5 कर दो दोनों तरफ, और इसमें इंटू 7 कर दो दोनों तरफ। बात समझ में आ गई होगी। इसकी इनकम 35 है, इनकम है इसकी 35, खर्चा है इसका 28, सेविंग हो गई इसकी 7। इनकम है इसकी 55, खर्चा है इसका 49 और सेविंग हो गई इसकी 6। हो गई। यानी सवाल क्या पूछा है, वर्धमान सेकंड पर्सन, इसकी टोटल इनकम है 55 और इसकी जो सेविंग है वो 6, तो कितनी हो गई 6/55, इंटू में किया 100, परसेंटेज निकालना है 5 से 11, 5 से काट दिया तो हमारा हो गया 20, 120/11, 120/11 मतलब 121, लगभग 11%, लगभग 11%, लगभग 11% बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है, ठीक है, लिख लेना। ये बड़ा खतरनाक और अच्छा सा सवाल है। खतरनाक तो नहीं कह सकते, पर एक्चुअल में बच्चों को कब दिक्कत आती है सर, जैसे ही अलजेब्रा उनके सामने आ जाता है। इस सवाल में तब उलझने आने लगती हैं। क्या उलझन आ रही है बच्चे, क्यों दिक्कत में मान रहे हो, हम है ना, हम हैं। अरे मैं हूं ना, मैथ्स गुरु नितिन सर। पहले वीडियो लाइक करो भाई, पहले वीडियो लाइक करो तभी मैं आगे भाई, ऐसा ना, ठीक है। सवाल देखे जा रहे हो, वीडियो देखे जा रहे हो ना, लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, फ्री में चीजें सारी चला रहे हो बेटा, इसमें कौन सा खर्चा होता है। एक लाइक एक शेयर जरूर चाहिए आप लोगों से। अब देखो इस सवाल को कैसे करोगे, सवाल देखो बड़ा सुंदर सा सवाल है। मुझे बताना है इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम क्या है बेटा। इन दोनों का एलसीएम है, समझो अगर एक संख्या 25 और एक संख्या मैंने ले ली 40 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है, अच्छा इसके फैक्टर करोगे तो ये 5 गुणा 5 है और ये 5 गुणा 8 है या नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ जो एलसीएम होगा ना वो 5 का ही तो मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 दोनों में आ रहा है। किसका मल्टीपल होगा 5 का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इस बात को लगा के मैं यहाँ पे सोल्व कर सकता हूँ। इस सवाल को ना ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे करोगे ना, समझो। मेरे पास एक पहली संख्या, आप जैसी देखोगे ना यहाँ पे एलसीएम हमेशा बड़ा संख्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है वही कट सकती है, छोटी संख्या नहीं कटेगी ना। तो मैं जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास ये क्वेश्चन 8x², 8x², 4x² या 4x²। आगे चलते हैं। मैं जैसे ही इस पहली संख्या को देखूँ ना, इस पहली संख्या को देखो बेटा, इस पहली संख्या को देखो, जैसे ही मैं अगर इसमें चाहूँ तो क्या कॉमन ले सकता हूँ। आप कहोगे सर 8x कॉमन आ जाएगा, बोलोगे हाँ हाँ जी 8x कॉमन आ जाएगा। जैसे मैंने 8x कॉमन लिया तो पहली तो ये चीज खट गई भाई, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचे हैं 8x वाले। 8x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा भाई, आपके पास x²। 8x कॉमन लिया तो कितना बच गया 10x, और फिर यहाँ पे 8 से काट दिया तो कितना हो गया 25। बोलो हाँ जी सर, हो गया। क्या बेटा ये तुम्हें वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, ये x है और ये 5 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, मतलब ये x + 5 का स्क्वायर है। x + 5 का स्क्वायर है, तो हो गया ना सवाल। देखो ऑप्शन में 8x भी चाहिए और x + 5 का होल स्क्वायर भी चाहिए। 2 ऑप्शन बचे थे, पहला ही ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, बस ये मेरा सही जवाब था। इसे पूरे सॉल्व करने की जरूरत क्या है बेटा, अब तुम करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे पास तो ये रिजल्ट आ गया है, मैं पहले इसको निकालूंगा फैक्टर, फिर दूसरे नंबर के फैक्टर भी निकालूंगा, और उसमें जो कॉमन होगा उसे एक बार लेके दूसरे फैक्टर को साथ में रख लूंगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं तो ऑप्शन से करा रहा हूँ, आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में जाने में सवाल आपके लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा। आपको लगेगा सर क्यों करा रहे हैं आप इस सवाल को, क्योंकि हमें मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत है।
मैथ्स के फाउंडेशन बैच को हम लोग आरडीसी राजनगर गाजियाबाद में स्टार्ट करने वाले हैं। टाइमिंग शाम के 6 बजे से होगा। जिन बच्चों का मैथ्स बहुत वीक है या उन्हें लगता है हमें मैथ्स में सर बहुत सारी परेशानी आती हैं, तो 1-to-1 पर्सनल कोचिंग हम आप लोगों को देने वाले हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप कोई एकेडमिक तैयारी भी कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी आप सब्जेक्ट या किसी भी क्लास स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, एक बार ब्रांच विजिट कर लीजिए। ठीक है, सवाल क्या है? यदि माध्य और माध्यिका का क्रम से 4 और 5 है तो बहुलक बताओ क्या होगा। ठीक है, तो भाई बहुलक का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है पता नहीं, पर हमने पढ़ा है। वो क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य, बस निकाल दो। बहुलक निकालना है। 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितनी है 5, 3 गुना 5 माइनस में 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य कितना है 2 इंटू 4, ये हो गया 15, 15 में से 8 घटा दो, बहुलक आ गया 7। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना, फॉर्मूला बहुत काम का है, नोट कर लेना। आपसे बहुलक पूछा जा सकता है, माध्यिका पूछी जा सकती है, माध्य पूछा जा सकता है, तीनों चीजें इससे निकाली जा सकती हैं। अगर आपको सवाल दिया गया है इस टाइप का तो इसका आंसर 8 होगा। मेरी बात क्लियर हो गई ना? कोई समस्या मेरे प्यारे भाई नहीं है? 5 मिनट का ब्रेक, फिर मिलते हैं दोबारा आपके साथ। ठीक है, आज ही मैं आपको 2 वीडियो देने वाला हूं बेटा, आज ही 10-10 क्वेश्चन की वीडियो है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो के तुरंत ठीक 5 मिनट बाद आपको मिलेगी एक और वीडियो, यूपीएसआई का अंतिम प्रहार पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 151 से 160। जल्दी आ रहा हूं मैं आपके पास, जाना कहीं नहीं है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।